मैं दहेज में एक बेड लेकर आई थी, लेकिन सास ने उसी रात बेड कमरे से बाहर निकलवा दिया और बाहर खड़ी नौकरानी को दे दिया और बोली, हमारे यहाँ बेड पर कोई नहीं सोता, बल्कि सब जमीन पर सोते हैं। मुझे यह सब बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं चुप हो गई, क्योंकि मेरे पति ने कहा था कि अगर माँ कुछ भी कहे तो तुम उफ तक मत करना, वरना तलाक दे दूंगा। तभी सास ने मुझे एक चादर और एक तकिया दिया और बोली, आज से इसी पर सोना। मैं मान गई, लेकिन सुबह जब आंख खुली तो जान निकल गई, क्योंकि चादर में तो मेरा नाम सुमन है। मैं पूरे घर की लाडली थी, माँ की जान, पिताजी के जिगर का टुकड़ा, भाभी की सबसे अच्छी दोस्त थी। मैं बड़े प्यार में पली बढ़ी थी। घर में क्या पकाना है ये तक मैं तय करती थी। मैं पूरे घर की राजकुमारी थी। मेरी कोई फरमाइश भी रद्द नहीं की जाती थी। एक दिन भाभी अपने मायके कुछ दिनों के लिए रहने के लिए जा रही थी, तो मैं उन्हें मना कर दिया, आप मत जाओ, क्योंकि मेरा दिल आपके बिना नहीं लगता। भाभी का जाना भी जरूरी था, इसलिए भाई बोले, सुमन भाभी को जाने दो, अगर तुम भी जाना चाहती हो तो चली जाओ, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। मैं तुरंत तैयार हो गई और अपना बैग तैयार करके भाभी से पहले ही गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भाभी मुझे अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहती थी। एक दो बार मन में आया कि गाड़ी से उतर जाती हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे इतना ढीठ बना दिया था कि किसी की परवाह नहीं करती थी। जो दिल में आया बस वही कर डाला। मैं भाभी के साथ उनके मायके चली गई थी। आंटी अंकल अपनी बेटी को भूलकर मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। मुझे पता चला कि भाभी का भाई भी ऑफिस से छुट्टी पर घर आया हुआ है। वो दूसरे शहर में रहता था। अब मेरे समझ में आ गया था कि भाभी का कौन सा जरूरी काम था। दरअसल अपने भाई के पास रहने आई थी। मैंने अपने भाभी के भाई को उनकी शादी में ही देखा था। उसके बाद वो कभी भी हमारी तरफ नहीं आए थे। भाभी के भाई का नाम पीयूष था। वह बहुत अच्छा विनम्र लड़का था। वह भाभी से कहता, माला मैं तुम्हें इतनी सैर कराऊंगा कि तुम थक जाओगी। मैं भी बहुत खुश हो गई और बोली, मैं भी मुंबई की सैर करना चाहती हूँ। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम भी हमारे साथ चलो। मैं भाभी और पीयूष खूब सैर करते थे। हर दिन सैर सपाटा होता था। मुझे पीयूष अच्छा लगने लगा था। मुझे लग रहा था कि मेरी शादी बस उसी के साथ ही होनी चाहिए। एक दिन भाभी बोली, सुमन तुम अच्छे से तैयार हो जाना, आज हम पीयूष की मंगेतर से मिलने चलेंगे। मुझे तो भाभी की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ था। मैं बोली, भाभी आप ये क्या कह रही है, पीयूष की मंगेतर कहाँ से आ गई? पीछे से पीयूष की आवाज भी सुनाई दी। वो बोला, कुछ महीने पहले ही मैंने अपने पसंद की मंगनी कर ली थी। लड़की को प्रपोज करके अंगूठी पहना दी थी। अब मैं घर वालों को सोनी के माता पिता से रिश्ता मांगने के लिए भेज रहा हूँ। मैं झट से बोली, नहीं पीयूष, भाभी ऐसा कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। आपकी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे ही होगी। पीयूष के माथे पर बल पड़ गए थे। वो बोला, मुझे ये फिजूल की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तुम बच्ची हो, बच्ची बनकर रहो। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं, और आज भी अपनी भाभी के साथ मेरी मंगेतर के घर जाओगी, समझ में आया? पीयूष ने मेरे साथ बड़ी तेजी से बात की थी। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। मैं कुछ बोले बिना एक कमरे में चली गई और अंदर से कमरा बंद करके रो रही थी। इस तरह कमरा बंद करने की वजह से भाभी के परिवार को मेरी चिंता होने लगी थी। भाभी की डरी डरी सी आवाज आ रही थी। वो मुझे भगवान की कसम दे रही थी। वो मुझसे विनती कर रही थी कि सुमन दरवाजा खोल दो। फिर भाभी के माँ पिताजी भी दरवाजा खटखटा रहे थे। पीयूष ने दरवाजा खटखटाया और बोला, सुमन दरवाजा खोल दोगी तो मैं तुम्हें समुद्र के किनारे ले जाऊंगा। मैंने अपने आंसू पोंछ दिए और जल्दी से दरवाजा खोल दिया। भाभी ने भी मुझे गले लगा लिया और मुझे प्यार करने लगी और बोली, सुमन तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। अंकल आंटी भी मुझे समझाते रहे कि सुमन इस तरह बात बात पर नाराज होकर खुद को कमरे में बंद नहीं करते। मैं भाभी की ननंद थी, जानती थी कि मेरा पलड़ा भारी था। शाम को पीयूष अपने साथ मुझे लेकर गए। समुद्र के किनारे बैठकर पीयूष बोला, सुमन जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, इसमें कांटे भी होते हैं।
और उनको बर्दाश्त भी करना पड़ता है। हम इंसान हैं, ये हमारी जिंदगी का इम्तिहान है। तुमने आज तक बहुत सुकून देखा है अपनी जिंदगी में, जबकि मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मैं रोजी रोटी के लिए दूसरे शहर में रहता हूँ। मैं अपने माता पिता से दूर रहता हूँ। मैं अपने दैनिक जीवन में और भी कई कठिनाइयों को झेलता रहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में सिर्फ एक ही खुशी है, वो है सोनी। तुम उसको मुझसे मत छीनो। तुम्हारी जिंदगी का भी संघर्ष शुरू हो चुका है। तुम मुझे पसंद करती हो, मगर मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। जब तुम भगवान के करीब हो जाओगी, जीवन का चक्र ऐसे ही तो चलता है, तब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। जब तुम खुली आंखों से भगवान के बनाए हुए इस कुदरत के नियम को देखोगी, तुम उन्हें महसूस करोगी और भगवान का धन्यवाद करोगी। आज के बाद तुम मेरे लिए कभी जिद नहीं करोगी। अब तुम कल माँ, पिताजी और अपनी भाभी के साथ मेरा रिश्ता लेकर जाओगी। मैंने ना में सिर हिला दिया और बोली, पीयूष में शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही करूंगी। पीयूष गुस्से से बोला, तुम्हें समझाना ही बेकार है, चलो उठो और घर वापस चलो। पीयूष मुझे जबरदस्ती घर ले गया था। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। अपने भाई को फोन कर दिया और बोली, आप मुझे यहाँ से आकर ले जाए, यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा है। भाई बहुत परेशान हो गए थे। वो मुझसे पूछते रहे, सुमन बताओ तो सही कि क्या बात हुई है। मैंने कहा, आप सुबह बस मुझे लेने आ जाइए, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। भाई ने हाँ कह दिया तो मैं सो गई थी। अगले दिन भी मैंने अपने आप को कमरे में बंद रखा। मेरे भाई 3 बजे आ गए थे। तब कहीं जाकर मैंने दरवाज़ा खोला। मैं भाई से लिपट कर रो रही थी। भाई बोले, क्या बात है, तुम इस तरह रो क्यों रही हो। मैं बोली, बस आप मुझे घर ले चले, मैं वहीं जाकर सब कुछ बता दूंगी। भैया ने भाभी को तैयार होने को कहा। भाभी बोली, मैं अभी नहीं जाना चाहती, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाऊँ क्या। भैया ने ना में सिर हिला दिया था। वो बोले, नहीं, तुम मेरे साथ ही चलो और जाओ पैकिंग करो। भाभी ने बड़े दुखी मन के साथ पैकिंग की और सारी तैयारी कर ली। जाने से पहले मैं पीयूष के कमरे में गई और बोली, आज मैं यहाँ से सिर्फ इसलिए जा रही हूँ ताकि आपकी पत्नी बनकर फिर से यहाँ रहने आ सकूँ। पीयूष बस मुझे देखता ही रह गया। रास्ते पर भैया भाभी को बातें सुनाते रहे थे। वो बोले, मैंने तुम पर भरोसा करके अपनी बहन को तुम्हारे साथ जाने की इजाजत दी थी, तुमने तो शायद इसका ख्याल ही नहीं रखा। देखो तो कैसा बुरा हाल हो गया है इसका। घर जाकर मैंने देखा कि माँ और पिताजी मेरी चिंता में परेशान थे। मैं जानती थी कि मेरी जरा सी भी परेशानी पर पूरा घर परेशान हो जाता था। पिताजी ने मुझे गले लगाकर प्यार किया और बोले, सुमन मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों रो रही हो। मैं बोली, पिताजी मैं भाभी के भाई पीयूष से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसने मेरे मुंह पर साफ इनकार कर दिया है। अब आप सभी लोग मिलकर उसे समझाए ताकि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। मेरी माँ बहुत खुश हो गई थी। वो बोली, ये तो बहुत खुशी की बात है, घर की बात घर में ही रह जाएगी। जिस तरह हमने माला को अपनी बेटी बना रखा है, बिल्कुल उसी तरह माला के माता पिता भी हमारी सुमन को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। भाभी बड़ी परेशान हो गई थी। वो बोली, माँ जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पीयूष की मंगनी हो चुकी है। वो जिस लड़की को पसंद करता है उसने उसे अंगूठी पहना दी है। अब माँ पिताजी कल बात पक्की करके आएंगे। मेरी माँ के माथे पर बल पड़ गए थे। वो बोली, तुमने तो एक गैर वाली बात कर दी है। माला लोगों की शादियाँ तो टूट जाती है, तो क्या तुम्हारा भाई अपनी सगाई नहीं तोड़ सकता। भाभी बोली, नहीं माँ जी, वो अपनी सगाई नहीं तोड़ सकता, वो सोनी से बहुत प्यार करता है। वह गुस्से में वहाँ से उठकर चली गई थी। माँ ने अब भाई से बात की थी। उनसे कहा था कि तुम माला से कहो कि वो पीयूष का रिश्ता मेरी बेटी से करे। अब हमारे घर में हर समय यही बहस चलती रहती थी। माँ ने भाभी से यहाँ तक भी कह दिया था कि अगर पीयूष मेरी सुमन से शादी नहीं करेगा तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। अब भाभी भी बहुत परेशान हो गई थी। वो अपने मायके फ़ोन पर फ़ोन करती रहती थी, लेकिन उनकी बात किसी ने ना सुनी। फिर एक दिन मैंने घर में यह धमकी दे दी थी कि मैं खुद खुशी कर लूंगी। उस दिन भाई ने भाभी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। वो बोले, अब तुम इस घर में तभी आ सकती हो जब पीयूष सुमन से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा।
भाभी को अपने मायके गए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था कि हमें खबर मिली कि पीयूष की सोनी से शादी हो गई है। अब तो हमारे घर में तूफान ही मच गया था। मैंने खाना पीना बंद कर दिया था। मेरी आंखों की साइड में डार्क सर्कल भी पड़ गए। माँ भाई से कहने लगी थी कि तुम माला को तलाक देकर उससे छुटकारा पा लो, तो उसे भी पता चले कि किसी की बेटी को दुख देकर कैसा लगता है। लेकिन इस बात पर भाई भी अड़ गए थे। वो बोले, नहीं, मैं बिल्कुल भी अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि भाई और भाभी ने भी प्रेम विवाह ही किया था। वो अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते थे। जब से माँ ने पीयूष के रिश्ते के बारे में सुना था, वो तो पागल हो गई थी। उन्होंने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था और मेरी माँ और पिताजी मेरे लिए सबसे अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे थे। मेरी माँ तो बहुत से रिश्तों को खड़े खड़े ही रिजेक्ट कर देती थी। 3 महीनों की तलाश के बाद आखिरकार माँ पिताजी को मेरे लिए सोहन का रिश्ता पसंद आ ही गया था। इन 3 महीनों में मेरे सिर से पीयूष के प्यार का भूत भी उतर गया था। मैंने सोहन की फोटो देखी तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसकी माँ ने बताया था वो लोग बड़े रईस है, समाज में उनका बड़ा नाम है। मैं बहुत खुश हो गई थी। अब मेरी शादी की तैयारियां होने लगी थी। भैया ने माँ से कहा कि वो माला को घर लाना चाहते हैं। माँ बोली, एक बार सुमन इस घर से विदा होकर चली जाए, फिर जो जी में आए वो करना। कहीं ऐसा ना हो कि सुमन माला को देखकर इस रिश्ते से इनकार कर दे। मेरी बच्ची के जख्म फिर से हरे ना हो जाए। माँ की बात के आगे भैया ने सिर झुका लिया था। मेरी शादी की तैयारियां जोर जोर से शुरू हो गई थी, क्योंकि ये हमारे घर की आखिरी शादी थी, इसलिए शादी बड़ी धूमधाम से की जानी थी। आखिरकार मेरी विदाई का दिन भी आ ही गया था। मैं अपने राजकुमार जैसे पति को अपने पास बैठा देखकर मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रही थी। जब विदाई का समय आया तो पिताजी मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटी, अब हमने तुम्हारी शादी कर दी है, अब उस घर से तुम्हारी अर्थी उठनी चाहिए। मैंने भी पिताजी को भरोसा दिलाया था कि मैं अपना घर बसाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। ससुराल में कुछ रस्में हुई थी और फिर मेरी सास मुझे मेरे कमरे में छोड़ गई थी। मैं अपने दहेज में मिले बेड पर जाकर बैठ गई थी। जब मेरे पति सोहन कमरे में आए तो मैंने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली थी, लेकिन सोहन ने ना तो मेरी तारीफ की थी और ना ही मुझे नजर भरकर देखा था। उसने मुझसे अपनी भावनाओं को भी नहीं बांटा था कि उसने किस तरह से ये दिन गिन गिन कर काटे थे। सोहन बस सिर्फ इतना बोले थे, सुमन, मेरी माँ की हर बात मानना। थोड़ी देर बाद ही मेरी सास भी कमरे में आ गई थी। मेरी सास ने आते ही यह हुक्म जारी कर दिया था कि तुम अपने बेड से उतरो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। सोहन बोले, सुमन, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? तभी मैं हड़बड़ाकर अपना भारी भरकम लहंगा संभाले खड़ी हो गई थी। मेरी सास ने नौकरों से कहा, ये बेड बाहर ले जाओ, और खुद मेरे लिए जमीन पर एक चादर बिछाकर बोली, आज रात तुम इसी चादर पर सोओगी। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि नई नवेली दुल्हन चादर पर ही सोती है। मुझे अपनी सास की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन सोहन के बारे में सोच के चुप हो गई थी कि मैं लाड प्यार में पली लड़की जमीन पर बिछी चादर पर कैसे लेट सकती थी। सास के जाने के बाद मैंने सोहन से शिकायत की थी। मैं बोली, मुझे जमीन पर लेटने की आदत नहीं है, तो वो गुस्से में बोले, सुमन, मुझे ज़्यादा शिकायत करने वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चुपचाप जमीन पर बैठ गई थी। तभी मेरी सास एक बार फिर से कमरे में दाखिल हुई और बोली, बहू, ये अपने सोने के गहने भी मेरे पास दे दो। मैंने जल्दी से सोने के गहने भी दे दिए तो मेरी सास बाहर निकल गई और मैं एक बार फिर से चादर पर बैठ गई। लेकिन चादर पर बैठे मुझे इतनी नींद आने लगी थी कि मैं बेबस होकर एक तरफ गिर पड़ी थी। सुबह मेरी आँख बहुत देर से खुली थी तो मैंने चारों ओर देखा तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही चादर पर नजर पड़ी तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ पर एक खत पड़ा हुआ था। मैंने कांपते हाथों के साथ वो खत खोलकर देखा था तो उस पर लिखा था, सुमन, तुम्हें ये खत पढ़कर बहुत दुख होने वाला है। मैं जानता हूँ
कि तुम रोओगी पीटोगी, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन मैं तुमसे सच छुपाना नहीं चाहता। मैं सोहन नहीं हूँ, मैंने तो सोहन का रूप धारण किया था। मैं एक लुटेरा हूँ और जो औरत मेरी माँ बनकर तुम्हारे घर आई थी वो ना तो मेरी माँ है और काम वाली मेरी नौकरानी भी नहीं है। हम तीनों एक गैंग का हिस्सा है। मेरी शकल सूरत अच्छी है, इसलिए हमने ये धंधा अपना रखा है कि हम लोगों के घरों में जाकर रिश्ते मांगते हैं। शादी के बाद लड़की की विदाई करके उसे घर पर भी लाते हैं, मगर लड़की को बेहोशी की दवा सुंघाकर उसे बेहोश कर सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। तुम्हारे दहेज की एक एक चीज हम लेकर जा रहे हैं, साथ ही तलाक के कागजात भी पड़े हैं। तुम मेरी तरफ से आजाद हो, लेकिन तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है। तुम जिस तरह मासूम विदा होकर आई थी, अब भी वैसी ही मासूम हो। अपना ख्याल रखना। ये खत पढ़कर मुझे चक्कर आने लगे थे। मेरे आजू बाजू के दरवाजे और दीवारें गोल गोल घूमने लगी थी। मैंने पूरे कमरे पर नजर डाली, सिवाय उस चादर के जिस पर मैं सोई थी। उसके अलावा कमरे में कुछ नहीं था। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल ढूंढा ताकि पिताजी को कॉल करके बुला लूं, लेकिन मेरा मोबाइल भी वे लुटेरे अपने साथ ले गए थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। तभी मेरी आंखों के सामने माला भाभी की शक्ल आ गई थी। वो मुझसे पूछ रही थी, सुमन, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार दिया, इज्जत दी, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुझे क्या लगता है जो बिना वजह का दर्द सहता है उसकी हाय बेकार जाती है? तुम्हें मालूम नहीं है, पीड़ित की हाय तो आसमान तक जा पहुंचती है। सुमन, तुम्हें मेरी हाय लगी है, अब तुम भुगतो। ये सब मैं जमीन पर बैठकर कई घंटों तक सोचती रही और रोती रही। फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर उठकर खड़ी हो गई थी। जब मैं बाहर आई तो मुझे एक टैक्सी मिल गई थी। मैं घबराई हुई घर पर पहुंची तो मेरे घर में अफरा तफरी मची हुई थी। पिताजी ने मुझे डांटा और पूछा, सुमन, बताओ तो सही क्या हुआ? मैंने पिताजी को ए से लेकर जेड तक की पूरी कहानी सुना दी। माँ अपना सिर पीट पीट कर रो रही थी। मैं भागकर भाई के पास गई और बोली, भाई, आपको मेरी कसम है, भाभी को घर ले आए। मैंने उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, उसी की यह सजा मुझे मिली है। मेरे भाई ने मुझे गले लगाकर दिलासा दिया था। मेरी जिद पर भैया भाभी को शाम तक घर ले आए थे। मैंने भाभी के सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैंने रो रो कर उनसे माफ़ी मांगी। माँ ने भी भाभी से माफ़ी मांग ली थी। भाभी ने मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम तो मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती। तुम फिक्र मत करो, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। पीयूष के घर भी बेटी पैदा हुई थी, सभी बहुत खुश थे। पीयूष और उसकी पत्नी की जोड़ी पूरे समाज के लिए मिसाल थी। मेरे दिल में पड़ी गहरी उदासी फैल गई थी। काश पीयूष मुझे अपना लेता तो मुझे इतना दुख ना देखना पड़ता। उन्हीं दिनों में भाभी की एक सहेली अपने इकलौते भाई के लिए मेरा रिश्ता लेकर आई थी। माँ बाप को रिश्ता पसंद आ गया था तो मैंने भी सिर झुका लिया था, लेकिन इस बार मैंने दिल में कोई उम्मीद नहीं पाली थी। करते कराते विदाई का दिन भी आ गया था। मैं अभिषेक की दुल्हन बनकर बैठी थी। अभिषेक ने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी तारीफ करते नहीं थका था। जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे स्पष्ट होता गया कि अभिषेक एक बहुत ही अच्छा इंसान और एक अच्छा पति है। उनकी संगत ने मेरे सारे दुख दर्द दूर कर दिए हैं। मैं उनके साथ बहुत ही खुश हूँ और मैंने अपनी जिंदगी में यही सबक सीखा है कि इंसान किसी भी चीज में अच्छा हो या ना हो, बस वो इंसानियत में अच्छा होना चाहिए। भगवान और किसी के साथ की गई भलाई को भी कभी नजरअंदाज नहीं करता। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। यदि अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।